Hello, friends. Welcome to Sunya IAS. This is the chapter 4 of our Environment Revised Through Multiple Choice Question course. The chapter 4 is related to aquatic ecosystem. तो हमने इस अपने कोर्स में अभी तक 3 चैप्टर्स पूरे कर लिए हैं. The chapter 1 was related to ecology. Chapter 2 was related to functions of an ecosystem. Chapter 3 was terrestrial ecosystems. तो इन केस अगर अभी आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो बैक एंड रिवाइज देम बिकॉज इन्वायरमेंट इज इंटरकनेक्टेड और उसको हम सीक्वेंशियल फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं. सो वॉट एवर टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट विच यू आर कमिंग अक्रॉस इन दीज चैप्टर्स, उसके ऊपर एक एडिशनल या इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू ऐड. सो आई होप यू हैव बीन एबल टू फॉलो अलोंग. और एक बार मैं आपको जो दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग us at Sunya IAS for the first time, I'm just telling you through our 400 questions we are going to revise all of our basic concepts. यहाँ पे जो हमारी बेसिक बुक है एनवायरमेंट की, उससे जो भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, उससे जो बेस्ट पॉसिबल यूपीएससी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, we are going to solve them. And when we are solving them, the questions, not only we are revising the concept, हम concept के साथ साथ उसका application भी देख रहे हैं. Why? Because as you would have known, UPSC right now in the last at least 4 or 5 years, they are not just testing us on the concepts. For concepts se zyada, they are going one step beyond, which is they are also testing you the understanding of the concept. So we are going to do that. So in this chapter, we will discuss the aquatic ecosystems अच्छे से, and I hope इससे पहले जो chapters हैं, you are following them, you are revising them, and you are making the best use of this, right? So this is our first question. It relates to the statements related to aquatic ecosystems. Like last lecture में हमने देखा था, ecosystems were of two types. The first was terrestrial, which is the land-based systems, और दूसरा क्या था हमारा, वो था aquatic ecosystems, which is the water-based ecosystems. अब यहाँ पे they have asked us few keywords. Like for example, you can see, आप nekton देख सकते हो, neuston, periphyton. तो देर आर सम टर्म्स विच आई थिंक यू आपको पता होने चाहिए. तो एक बार वो हम समझ लेते हैं वो टर्म्स होते क्या, उसी के बाद हम एक सवाल को एक तरह से अच्छे से सॉल्व करेंगे. देखिए, सपोज दिस इज द ओशन. तो यहां पे जो आपका सबसे लोअर पार्ट होता है, यहां पे जो एनिमल्स या जो भी स्पीशीज दे रेजाइड, इट इज नोन एज बेंथोस. तो ये यहां पे बेंथोस, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, बेंथोस बी एंड बी से बॉटम. तो दीज आर द जो बॉटम मोस्ट एनिमल्स होते हैं. ये देखो, यहाँ पे आपके माइक्रो एल्गी, यहाँ पे आपके सी ग्रासेस, सी अर्चिन्स, ये सब हो सकते हैं जो बेंथोस हो गए. ठीक. और एक आप ये देख सकते हो प्लैंकटन. लाइक प्लैंकटन एक जो बेसिक माइक्रोस्कोपिक जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखिए, दीज आर द प्लैंकटन्स, जो माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं. अब इसमें आपके एल्गी भी हो सकते हैं, डाई एटम्स हो सकते हैं, प्रोटोजोआ. सो ऑल दीज आइटम्स आर categorized under planktons. अब then there are 2 or 3 similar sounding names, जैसे कि एक हो गया न्यूस्टॉन, नेक्टॉन, एंड देखो इन सारे वर्ड्स बिकॉज वो बहुत सिमिलर लगते हैं, थोड़े टेक्निकल टाइप के हैं, एंड यू कैन नॉट ब्रेक दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड देम, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है. सो फ्रॉम दिस, लाइक अभी माय ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर आप ये कॉन्सेप्ट्स कभी भी गलत ना करो. इसको हम आज वंस एंड फॉर ऑल याद ही कर लेते हैं. एंड दिस इज द पेरिफाइटॉन. ओके, अब देखो, बेंथोस हमें पता चल गया एंड प्लैंकटन हमें पता चल गया है. सो वी विल ट्राई टू रिमेंबर अदर्स. न्यूस्टॉन, आप ये न्यूस्टॉन विल बी द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर लिविंग एट द वाटर एयर इंटरफेस. जैसे यहाँ पे दिस इज द एयर कंपोनेंट एंड सपोज दिस इज द वाटर. तो जो यहाँ पे है फ्लोटिंग, आप बोल सकते हो प्लांट्स, दीज आर न्यूस्टॉन. ठीक. अब नेक्स्ट आता है नेक्टॉन. तो नेक्टॉन को आप इस तरह से आप याद कर सकते हो, दीज आर द फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स. और ये क्योंकि पावरफुल स्विमर्स होते हैं, तो पावरफुल स्विमर्स ऐसे कौन हो सकते हैं, दे कैन बी फिश, शार्क, मरीन एनिमल्स, ऑक्टोपस, राइट. तो इसको आप ऐसे याद रखो, दीज आर द फ्री स्विमर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरीफाइटॉन. अब देखो, पेरीफाइटॉन की जो एक स्पेशलिटी है, ये क्लिंग कर जाते हैं या फिर दे स्टिक or attach themselves to roots of some plants. तो पेरीफाइटॉन है, पेरी से आप you can think of periphery, that वो किसी के पेरीफेरी पे हैं. सो परहैप्स यहाँ पे कोई रूट या कोई रूटेड प्लांट है
तो द पेरीफाइटॉन्स विल बी स्टक, या फिर इस पे पेरीफेरी पे लटक जाएंगे, ठीक। सो दिस इज थिंग। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या वर्ड्स देखे? प्लैंकटन देखा हमने, विच आर द माइक्रोस्कोपिक फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा हमने देखा बेंथोस, बेंथोस बॉटम में होते हैं। न्यूस्टोन क्या होते हैं? न्यूस्टोन जो आपका एयर और वाटर के सरफेस पे, दीज आर द फ्लोटिंग प्लांट्स। नेक्टॉन क्या हो गए? फ्री स्विमर्स, लाइक यहाँ पे जो भी आपके फिशेस, शार्क्स जो भी हैं, जो एक तरह से जो स्विम कर रहे हैं फ्री, दीज आर वन। अब जो होते हैं पेरीफाइटॉन्स, बिकॉज दे आर नॉट फ्री एंड बिकॉज दे आर स्टक किसी पे, लाइक दे आर क्लिंग्ड ऑन टू समथिंग, सो दीज आर पेरीफाइटॉन्स, राइट। ये हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं सवाल को, क्या बोला है हमको? ब्लू व्हेल बिलोंग्स टू नेक्टॉन ग्रुप ऑफ एनिमल्स, राइट। नेक्टॉन अभी हमने क्या देखा? दीज आर द पावरफुल स्विमर्स, ओके, सो दिस इज करेक्ट, ओके। यहां पे क्या देखा है हमने? दे आर आस्किंग अस द करेक्ट आंसर, प्लीज बी वेरी श्योर अबाउट दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज न्यूस्टोन आर अनअटैच्ड। देखो यहां पे अटैच्ड भी बोल सकता था, अनअटैच्ड। इफ इट इज सेइंग अटैच्ड, इट हैज टू बी पेरीफाइटॉन्स which live at the air water interface. We'll just quickly recap. Yes, न्यूस्टोन एयर वाटर इंटरफेस में होते हैं, हमने देखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट सेज पेरीफाइटॉन्स आर फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास। अब यही अभी वी जस्ट सॉ, दीज आर नॉट पेरीफाइटॉन्स बट इट इज द बेंथोस, ठीक। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें करेक्ट क्या हुआ? इट्स स्टेटमेंट 1 and 2, ठीक। और आपने ये पांचों के पांचों दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स राइट फ्रॉम प्लैंकटन, न्यूस्टोन, नेक्टॉन, पेरीफाइटॉन एंड बेंथोस आपने याद कर लिया है। एंड आई एम क्यूरियस टू नो आप इसको किस तरह से याद रखते हो, बिकॉज इट कैन बी कंफ्यूजिंग। सो अगर आप में से इफ समबडी हैज अ गुड ट्रिक, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, इट कैन बेनिफिट योर फ्रेंड्स एज वेल। नहीं तो आपका एक तरह से रिटेंशन विल ऑल्सो गेट बेटर बिकॉज वेन यू राइट इट आउट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now this question is related to dissolved oxygen, right? तो dissolved oxygen की जब हम बात कर रहे हैं, it पहला statement says the average concentration की बात हुई है, and the second is perhaps it is related to a concept जिसमें हम temperature increase की बात करते हैं, right? तो इसको एक बार समझ लेते हैं and why this concept is important. See, 2017 this particular question which is also related to the dissolved oxygen, it was asked. So it says, let's see the previous question और उसके बाद we'll also understand the concept. Now it says that biological oxygen demand is a standard criterion. ये किस चीज का standard criterion होता है? So it is saying oxygen levels in blood, oxygen levels in the forest, pollution assays and assessing the pollution oxygen levels in high altitude. So here in this case you are very well aware, it's the pollution assay in aquatic ecosystems. This is one thing. अब इसी केस में हम डिसॉल्व ऑक्सीजन को देखते हैं। तो देखिए जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, दैट कीप्स ऑन वेरिंग and it can vary. It depends on the input and the output of oxygen. Like this is a basic thing which we can know. अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो एक हो गया आपका फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर वर्सेस एयर, अगर वी आर कंपेयरिंग दैट व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो दोनों में डिफरेंस इट्स ऑलमोस्ट 100 to 150 टाइम्स का डिफरेंस होता है। इट मींस फ्रेश वाटर हैज अ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, which we are comparing with air, right? Okay, low. Actually it's the other way around. It's the air which has 150 times higher concentration of oxygen, right? तो एक चीज हम एक बार इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। The second thing it says that the amount of oxygen, जैसे देखो अब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, we're talking of temperature right now. तो टेम्परेचर में सी जो हम रिलेशन बनाते हैं ना, वेदर द रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो ऑक्सीजन, सबसे पहली बात यू नो कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सो इफ द वाटर इज वार्म, तो वार्म वाटर में ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल। दिस यू हैव आल्सो रेड इन योर एनसीईआरटीज, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट वार्म वाटर में ऑक्सीजन इज लेस सॉल्युबल। दिस इज वन थिंग दैट यू शुड नो। एंड वार्म वाटर में जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी तेज हो जाती है। तो
तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वाटर बॉडी का, तो जिस रेट से ऑक्सीजन डिप्लीट हो रही है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। तो यहां पे आपको बेसिकली यही याद रखना है कि वाटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, द मोमेंट इट गेट्स वार्म, तो डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी वहां पे तेज हो जाती है। ठीक, तो उसी चीज से, बिकॉज यहां पे जब डिकम्पोजर्स की एक्टिविटी तेज होगी, दे विल रिक्वायर मोर ऑक्सीजन एंड दिस इज व्हाट विल लीड टू हायर डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ओके, सो दिस इज वन थिंग। तो अभी इस क्वेश्चन में वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज आस्क्ड। देखो, सबसे पहले सॉल्व करने से पहले प्लीज मेक अ नोट, इट्स आस्किंग अस फॉर द करेक्ट आंसर, राइट। डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करते हैं। इट सेज दैट एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन फ्रेश वाटर is more than 100 times lower than in equivalent volume of air। ठीक, तो इसमें दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, यही अभी हमने देखा। इट्स ऑलमोस्ट 100 to 150 टाइम्स लोअर than in an equivalent volume of air। एक बेसिक डिफरेंस हो गया। सेकेंड, इट सेज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ वाटर बॉडी इंक्रीजेस द रेट एट विच द ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड फ्रॉम द वाटर। दिस इज करेक्ट और नॉट? यस, the moment you increase the temperature of a water body, the जो decomposers की activity है वो बहुत तेज हो जाती है, they consume oxygen more, which is why the rate at which the oxygen is depleted increases। So in this particular case, both of the statements are correct। And I hope आपको fresh water और equal volume of air में difference पता चल गया कि 100 times से 150 times का difference आ जाता है in that, right? And also there's a linked concept of biological oxygen demand, right? Next we understand this concept of eutrophication। Now देखो, eutrophication आपने, you would have seen in your book, also in case of UPSC previous year questions। this is a very, ये बहुत बार theme repeat हुई है eutrophication की, and this is a very important concept। and इसको हम एक बार, like, we'll just quickly go through it again, just please make a note, it's asking us for the correct option, right? अब इसमें क्या पूछा है? इट हैपेंस व्हेन द न्यूट्रिएंट्स इन द लेक रिड्यूसेस देन इट्स रिक्वायरमेंट। अब हमसे अगेन, लाइक, अब देखो, बिफोर आंसरिंग इट, व्हाट इज यूट्रिफिकेशन? तो देयर आर बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, व्हिच मींस द एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। फॉर एग्जांपल, हियर आई हैव एडेड एन इमेज व्हिच शोज किस तरह से ना, जब एल्गी और एक तरह से न्यूट्रिएंट्स का बहुत ज्यादा ये क्वांटिटी हो जाती है, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक, यूट्रोफिकेशन। तो यहां पे यूट्रोफिकेशन में द लेक इज गेटिंग टू मेनी न्यूट्रिएंट्स। इट कैन बी बोथ नेचुरल और इट कैन बी फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। एंथ्रोपोजेनिक मीन्स इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट्स है वो वहां से हो सकता है निकल रहे हो, और परहैप्स देयर इज अ लीचिंग ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रेट, फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर से, लेक्स और रिवर से, विच इज कमिंग डाउन। तो जो न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट होता है, दिस इज व्हाट इट इज नोन एज eutrophication। Although nutrient enrichment happens naturally, but because of the human activities, this thing has accelerated। So this we need to know। So now we see it happens when the nutrients in the lake reduces की तो बात ही नहीं है। This has, in fact, it increases। We're talking of enrichment, so statement 1 has to be wrong। You eliminate this। Now you have to choose between 2 and 3। Second में देखो क्या लिखा है, it is primarily caused by leaching of phosphate and nitrate containing fertilizers। Now this is an absolutely correct statement। अब थर्ड देखो आप कि eutrophication leads to an increase in biodiversity as the nutrient supply is enough। पहली बात, eutrophication has a harmful effect on the biodiversity and the environment। तो वो how can it increase the biodiversity? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। यहां पे करेक्ट पूछा है, सो द करेक्ट हियर इज 2 ओनली, कि दिस इज कॉज्ड बाय द लीचिंग ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमसे वी हैव आस्क्ड अबाउट रेड टाइड्स। इसको सॉल्व करने से पहले जस्ट वील क्विकली रिकैप व्हाट अ रेड टाइड इज अबाउट। तो पहली बात, रेड टाइड इज एक्चुअली अ मिसनोमर। इसका मतलब जो सारे, इट्स नॉट ऑलवेज रेड and it's also not always because of a tide। ठीक, अब इसी चीज में, like, we can go through the concept, like, जो भी एक तरह से जो आपके यूट्रोफिकेशन हो रहा है, so because of that there is a bloom which is happening
and this bloom can be a harmful, नहीं तो it can be a normal bloom. अब यहाँ पे the color can be different, like it can be green, brown, red. So एक पूरे जो एक फिनोमिना को हम बोलते हैं a red tide. So यहाँ पे basically there is a nutrient enrichment which is taking place, और जो भी आपकी फाइटोप्लैंक्टन, जो भी algae species हैं, जो उसका कलर एक तरह से पूरी तरह से फैल जाता है, राइट? अब आप लाइक यू वुड बी वंडरिंग कि रेड टाइड होता क्यों है. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? सो द रीजन बेसिकली क्या है, अगर वाटर इज गेटिंग वार्मर, विच बेसिक अभी हमने देखा वार्म वाटर होगा, डिकम्पोजर की एक्टिविटी तेज हो जाएगी, और उस पर ना द रेट एट विच द ऑक्सीजन इज डिप्लीटिंग इज इंक्रीजिंग, तो यहां पे रेड टाइड हो सकता है. दूसरी क्या है, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. नाउ दिस कैन बी आइदर थ्रू द मैन मेड एक्टिविटीज और थ्रू द नेचुरल एक्टिविटीज. तो रेड टाइड बेसिकली इस तरह से हो रहा है, ठीक. एंड न्यूट्रिएंट जो एनरिचमेंट हो रहा है उसमें कौन से आपके केमिकल्स या बेसिकली कौन से ज्यादा होंगे, तो दे इट इज बेसिकली ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रोजन विच डोमिनेट्स, राइट. तो रेड टाइड देखो, अभी विल आल्सो लर्न अबाउट द हार्मफुल एल्गल ब्लूम. सो उसी से ही लिंक्ड कॉन्सेप्ट है रेड टाइड का. सो रेड टाइड, eutrophication, harmful algal bloom, all these things are very important for us to have a very holistic understanding, right? Or because of the color which is provided by algae, which is what leads to this. अब पहला statement देखो यहाँ पे, again it is asking us for the correct thing. The types of algal blooms are always red in color. अभी हमने देखा they can be different in color always. पहली बात तो it's an extreme statement, so this is also wrong. आप इसको हटा सकते हो. Then it is saying that it is usually formed between low and high tide zones. Okay. And third, it says that these blooms can form due to nutrient enrichment in water. देखो, this is absolutely correct. Nutrient enrichment की वजह से it says can, yeah, and it can also be because of the increase in the temperature of water. 3 तो पक्का सही है. अब अपने को 2 पे सोचना है. It is usually formed between low and high tide zones. यहीं पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था. दिस नेम इज एक्चुअली अ मिसनोमर, दैट इट इज नॉट एसोसिएटेड विद टाइड्स. सो यहाँ पे टाइड जोन कौन सा, लो टाइड है, हाई टाइड है, इट्स नॉट रिलेटेड टू दैट. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज स्टेटमेंट ओनली दिस ऑप्शन 42 का, इट्स B3 ओनली, राइट. एंड वेन यू जब भी आप इसको समझ रहे हो तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, हार्मफुल एल्गल ब्लूम, रेड टाइड, यूट्रोफिकेशन, आप दिमाग में रखना. एंड मैंने इसको बोल ही दिया था, आई एम ऑल्सो राइटिंग इट डाउन हियर, इट्स बेसिकली अ मिसनोमर, ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड यू मस्ट हैव कम अक्रॉस इट व्हेन यू रीड योर बेसिक बुक. इट इज टेलिंग अस अबाउट द मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड. सो व्हाट इज मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड रिलेटेड टू? It's related to the conservation of wetlands. Wetlands are very important. Wetlands we are going to cover. इसको बहुत अच्छी डिटेल में हम करेंगे. And I just have a small question for you. Can you please, how many Ramsar sites are there in India right now, currently? And मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ because of late there have been some new additions as well. So can anybody of you can mention in the comment section how many Ramsar sites are there? I'm curious to read your comments. Now, देखो मॉन्ट्रियो साइट्स अब हमसे पूछा गया है. सो सी व्हाट हैज हैपेंड. बेसिकली मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड में वी आर हैविंग दोज रामसर साइट्स which require a great level of protection. So this is the basic concept behind it. And like you have the Ramsar Convention which happened in 1972. Ramsar is basically a city in Iran, and this is related to the conservation of wetlands, right? So India maybe we have the conservation of wetlands which is taking very seriously because of the ecological benefits. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया मॉन्ट्रियो साइट्स. तो स्टार्टिंग में द क्वेश्चन आस्क्ड, इसको हम डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं. इट इज सेइंग लोकटक लेक, कोयलादेव नेशनल पार्क एंड चिल्का लेक. सो माय फर्स्ट रिक्वेस्ट टू यू इज, जब भी हम स्पेशली एनवायरमेंट में या ज्योग्राफी में व्हेनेवर वी आर कमिंग अक्रॉस एनी साइट, वी विल मेक an effort to at least map it on India's map. Nahi to just go through an atlas, you just search it on Google Maps so that you can have a mental picture ready. So Chilika Lake, you have to like आपको खुद से देखना है कहाँ पे है. देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, was earlier in the list
but it was removed in 2018 due to rehabilitation efforts. Then the other statement is related to Koila Dev National Park, and then the other statement is about Loktak Lake. तो यहाँ पे पूछा है कौन से अभी मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है. सी द आंसर इज, देखो, लॉकटक लेक इज इन मणिपुर. दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. और यहाँ पे वाटर हाइसिंथ, दिस इज एन इन्वेसिव स्पीशीज. इसको भी हम डिटेल में करेंगे. व्हाट इज एन इन्वेसिव स्पीशीज, उसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है. बट राइट नाउ वी ओनली नीड टू नो लॉकटक लेक इज इन मणिपुर and Loktak Lake is a part of the Montreal record. और Montreal record में we have those important wetlands which require a great level of protection. Second is Keola Dev National Park. This is in Rajasthan, and यहाँ पे भी invasive growth हुई है कौन सी ग्रास की. It's Paspalum distichum, right? It is in Rajasthan. Now Chilika Lake, it is in Odisha. अब यहाँ पे दो चीजें हैं. पहली बात, Chilika Lake is not a part of Ramsar site right now. इसको ऐड किया गया था 1993 में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सिल्टेशन, बट यहां पे रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स हुए एंड इन 2002 ही इसको हटा दिया गया था. तो पहली बात, ये ईयर भी गलत है. इट्स नॉट 2018, इट वाज 2002. एंड द सेकंड थिंग इज, यहां पे 2002 में जो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उसको रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला था बिकॉज ऑफ इट्स सुपीरियर रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, राइट. तो एक बार, what is the right answer to this question? It's B, 1 and 2. It's currently कौन सी दो साइट्स हैं, लोकतक लेक एंड कोयला देव. आप इसके लिए कोई भी लाइक LK KL टाइप का कोई कीवर्ड अपने लिए बना लो एंड जस्ट लोकेट देम ऑन अ मैप. ओके, राजस्थान, मणिपुर, ये दो साइट्स हैं. इससे पहले देयर वाज अ साइट कॉल्ड चिलिका लेक इन ओडिशा, बट इन 2002 ड्यू टू रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स इट हैज बीन रिमूव्ड. तो हमें ये चीज याद हो गई. अब एक और चीज, दिस इज ऑल्सो यू माइट हैव कम अक्रॉस, ये आपने शायद न्यूज में या करंट अफेयर्स में शायद पढ़ा होगा. नहीं पढ़ा है तो लाइक अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा. सी, इट इज सेइंग इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है. ठीक. एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, जो वेटलैंड है वी आर गोइंग टू प्रॉपर्ली डू इट इन द सब्सिक्वेंट अवर चैप्टर्स. और यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर जो भी कॉन्सेप्ट आता है वी आर अंडरस्टैंडिंग इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, राइट. अब देखो, लार्जेस्ट पॉसिबल जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड पूछा गया है, राइट. अब यहां पे लॉकटक लेक आपने अभी देख लिया, इट इज इन मणिपुर. एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू, इन केस यू आर पॉजिंग द स्लाइड, अगर आप पॉज कर रहे हो तो बाकी भी लेक्स की लोकेशन आप खुद से देखो, क्योंकि यू आर ऑल्सो अवेयर कि यूपीएससी इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन लेक्स, बीट कोलेरू लेक, राइट, या फिर आर्टिफिशियल या मैनमेड लेक्स पे भी सवाल पूछ रहा है, बीट कोडाई कनाल. इफ यू आर रिमेंबरिंग 2018 में क्वेश्चन आया था, राइट. सो प्लीज टेक दिस, लाइक आप इस प्लीज इसको सर्च करिए. यहां पे इन दिस केस द आंसर इज नेक नामपुर लेक. ये लेक कहां पे है? इट्स इन हैदराबाद, राइट. यहां पे मैंने इसकी इमेज भी ऐड कर दी है सो दैट यू आर एबल टू रिकॉल इट. और फ्लोटिंग जो ट्रीटमेंट वेटलैंड है, अब यहाँ पे देयर इज अ गुड कॉन्सेप्ट. यहाँ देखो, फ्लोटिंग ट्रीटमेंट हो गया. कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. सो आई होप इस इमेज से भी आप वो चीज याद कर पाते हो. तो हाइड्रोपोनिक्स में होता क्या है, जो प्लांट होते हैं वो पानी में ही ग्रो करते हैं एंड यहाँ पे देयर इज नो नीड ऑफ सॉइल, विच इज व्हाट मेक्स इट वेरी रेवोल्यूशनरी. तो जो फ्लोटिंग एक आइलैंड है उसको इन्होंने पूरी तरह से, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टाइरोफोम या बैम्बू के साथ या कॉयर के साथ, ये एक तरह से ना दे हैव पुट ऑल दीज थिंग्स, और ये पूरी तरह से एक वेटलैंड के फंक्शंस को एक तरह से निभाता है. तो क्या है, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? इट्स नेक नामपुर लेक. कहां पे है? इट्स इन हैदराबाद, राइट. नाउ अगेन अपने को एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट मिल गया. इट इज आस्किंग अस अबाउट एस्चुरीज, राइट. एंड इफ यू आर अवेयर, हमने कल एक तरह से वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट लगून्स इन द प्रीवियस चैप्टर. तो अगर इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो दैट, या आप अगर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, प्लीज गो टू चैप्टर 3. हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है. अब देखो, एस्चुरीज में, एंड ऑल्सो दिस इज रिलेटेड टू और ऑल्सो लिंक्ड टू इकोटोन्स, बिकॉज यहां पे इट इज अ जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम्स. तो पहली बात, व्हेन वी सी द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट सेज दैट इट इज द लीस्ट प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द ओशन. दिस इज वन ऑफ द स्टेटमेंट्स. इट सेज दैट यहां पे बहुत ही कम वेव एक्शन होता है. तो एक बार हम एस्चुरीज को समझ लेते हैं. सी,
दिस इज वन ऑफ द इमेजेस आई हैव एडेड फॉर एन एस्चुरी सो दैट आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर पाओ अच्छे से। और देखो यहाँ पे दिस इज बेसिकली अ डिफरेंट इकोसिस्टम। यहाँ पे यू कैन सी फ्रेश वाटर, आई हैव आल्सो एडेड अ डायग्राम फॉर यू। तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर एक तरह से जहां पे मिल रहे हैं, यहाँ पे एस्चुरी है। दिस इज अ सैंड बार विच यू कैन सी एंड दीज आर द ओशन वेव्स। तो एस्चुरी बन कैसे रहा है, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू हियर। तो बेसिकली क्या है कॉन्सेप्ट, जो जहां भी रिवर सी को मीट कर रही है, तो दिस इज वेयर एन एस्चुरी इज फॉर्म्ड। और यहाँ पे फ्रेश वाटर जो रिवर का है और जो सॉल्ट वाटर है, ये एक तरह से मिक्स होता है। तो यहाँ पे जब व्हेन दिस थिंग इज मिक्सिंग, तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज। तो थ्रू दिस डायग्राम आई होप आप याद कर पाओगे, फ्रेश वाटर रिवर का और जो आपका सॉल्ट वाटर है जहां से मिक्स हो रहा है ओशन में पूरा ओवरऑल, सो दिस मेक्स अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज। और यहां पे देयर विल बी टाइडल, थोड़े बहुत जो एक फ्लक्चुएशंस हैं वो यहां पे होते रहते हैं, राइट। और व्हाट इज द पेक्यूलियरिटीज ऑफ दीज थिंग्स। तो देखो यहाँ पे एक तरह से इसका ओपन सी, और यहाँ पे ना देयर इज अ फ्री कनेक्शन विद द ओपन सी, दिस इज वन थिंग। देन बिकॉज ऑफ सेड इट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव, तो यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश एंड मेरीन वाटर दोनों से यू गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स। ऑल्सो दिस इज अ वेरी हेविली पॉपुलेटेड एरियाज। यहाँ पे ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इट लिव्स अलोंग द एस्चुरीज एंड द कोस्ट्स, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और जो सैलिनिटी होती है यहाँ पे, सैलिनिटी मीन्स द जो सॉल्ट कंटेंट ओवरऑल होता है, सो इट वेरीज फ्रॉम 0 to 35 पार्ट्स पर 1000। सो दिस इज वन थिंग, राइट। और एस्चुरी में देखो एक और चीज है, आप सोचोगे देखो बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, देयर इज सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, सो यहाँ पे जो वेव एक्शन है इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो बहुत लिटिल वेव एक्शन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन ओवरऑल सेंस ऑफ कामनेस, एक काम रीजन होता है यहाँ पे। सो विच इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ द लिटिल और ऑलमोस्ट नो वेव एक्शन, राइट। सो एस्चुरी आई होप यू हैव बीन एबल टू फॉलो सो फार, राइट। अब इस पे नाउ व्हेन वी सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन एस्चुरी, तो अब पहली बात आपका कॉन्सेप्ट विल गेट सॉलिडिफाइड, एंड इफ देयर इज एन एनी अप्लाइड क्वेश्चन, जो भी कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन आएगा एस्चुरी में, यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट, राइट। तो देखो सवाल पहला क्या है, इट्स द लीस्ट प्रोडक्टिव रीजन। जैसे ही आप लीस्ट प्रोडक्टिव देखो जस्ट कट इट, ये रॉन्ग है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स, राइट। सेकेंड क्या बोला गया है, दे आर हेविली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 50%, ये मैंने आपको अभी बताया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एस्चुरीज विटनेस वेरी लिटिल वेव एक्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो और आपको ये पता है दीज आर हेविली पॉपुलेटेड, तो देखो अगर बहुत ज्यादा वेव एक्शन होगा तो पॉपुलेशन और बाकी सेटलमेंट्स यहां होंगे ही नहीं, कोई लोग नहीं जाएंगे, और वहां पे इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, राइट। सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स फॉलो टुगेदर कि दे आर हेविली पॉपुलेटेड एज वेल, एंड यहाँ पे बहुत कम वेव एक्शन होता है, राइट। सो द आंसर टू दिस इज 2 and 3, द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, एंड वी हमें पता है वो क्यों गलत है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन्स। तो एस्चुरीज हमने समझ लिया, राइट। नाउ वी कम टू मैंग्रोव्स अगेन। अभी हमने लास्ट चैप्टर में वी हैड अ गुड क्वेश्चन ऑन मैंग्रोव्स, मैंने वहां पे आपको हेलोफाइट्स, न्यूमेटोफोर्स, राइट, विविपैरिटी, इन सब की बात करी है, क्या आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो। एंड इन केस जो पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, इनफैक्ट इफ यू आर स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, please go back, you will get a lot of good points, a lot of interconnected points, because when we are discussing these questions I just want you, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन से ज्यादा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट। तो एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दीज आर हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स, फाइट्स मींस लविंग, हेलो इज सॉल्ट, so these are both salt tolerant and salt loving like species. The second thing is यहाँ पे न्यूमेटोफोर्स होते हैं, विच आर बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, दीज आर द न्यूमेटोफोर्स, एंड यहाँ पे विविपैरिटी होती है, राइट। न्यूमेटोफोर्स का बेसिकली मतलब होता है ब्लाइंड रूट्स, तो आपने देखा होगा यहाँ पे देयर आर सम एरियल रूट्स ऑल्सो। विविपैरिटी का मतलब होता है सीड जो जर्मिनेट कर जाता है बिना एक तरह से यहाँ पे जो सॉइल या
ग्राउंड पे गिरे हुए, उससे पहले द सीड ऑल्सो जर्मिनेट्स इन द ट्री इटसेल्फ, राइट? तो दिस इज वेरी यूनिक। और ये सब यहाँ पे दिस इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन मैंग्रोव्स में हो ये इसलिए रहा है सो दैट क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल इट इज वेरी लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट और डिफिकल्ट काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम। तो दिस इज एन एडेप्टेशन विच इज हैपनिंग विच हेल्प्स द मैंग्रोव इकोसिस्टम टू सर्वाइव, राइट? तो ये तो हमने समझ लिया। एंड यहाँ पे दे हेल्प अस अ लॉट बिकॉज नॉट ओनली जो भी अगर एक तरह से साइक्लोन्स आ रहे हैं या फिर इफ एनीथिंग इज हैपनिंग एंड मैंग्रोव्स लाइक मैंने आपको पिछली बार भी बताया था दे आर प्रेजेंट ऑन द कोस्ट। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ये इम्पैक्ट होता है ना कोस्टल इरोजन का, साइक्लोन्स का, दे हेल्प अ लॉट टू रिड्यूस दैट, राइट? नेमेटोफोर्स मैंने आपको बता लिया। जो ब्लाइंड रूट्स होती हैं, वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे एनारोबिक सॉइल कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन एक तरह से यहाँ मिल नहीं रही है, ठीक? तो यहाँ रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स होंगी। सो टू ओवरकम दैट यहाँ पे ब्लाइंड रूट्स हो जाती हैं, राइट? द अदर थिंग इज देखो यहाँ पे बिकॉज बहुत ज्यादा सैलिनिटी होती है, बहुत एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, सो ये पूरी तरह से ना ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग जस्ट टू मेक श्योर कि ये सरवाइव कर पाएगा। सो अगेन देखो लेट्स लुक एट the options. यहाँ पे again like let's be very careful. It's saying which of the following are incorrect. Though it says that it's highly adapt to saline trees and waterlogged anaerobic mud. Absolutely correct. ये दोनों चीज हमने एक तरह से देख ली हैं. This is correct. Then they have an ability to absorb fresh water from saline water for its use. Yes, एक तरह से जो regulatory वाला काम है मैंग्रोव्स का both in terms of purification ये करते हैं. So this is also correct. एंड देन दे एग्जिबिट विविपैरिटी, ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा और हमने जस्ट अभी फिर से रिवाइज कर लिया है, राइट? जो ये सब कीवर्ड्स है ना, तो सही जब हमें इन कीवर्ड्स का मतलब पता चल जाता है तो अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स बिकम्स सो मच इजियर, राइट? तो विविपैरिटी हम लाइक वी आर एबल टू वी नो कि सीड जर्मिनेट कर जाता है ट्री में। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमसे क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? सो द आंसर हियर विल बी डी, नन ऑफ दीज। फाइन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस आई थिंक आई ऑल्सो टोल्ड यू लास्ट लेक्चर, बट यू कैन क्विकली सी कहां कहां पे मैंग्रोव्स कोस्ट पे अवेलेबल है, राइट? दे ऑल्सो हेल्प अस एनॉर्मसली, राइट? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ कोरल रीफ्स, ठीक? तो बेसिकली कोरल रीफ्स होते क्या है? तो देखो ये दिस इज अ वेरी गुड लाइक यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो, आपने शायद कोई भी डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा या इन जनरल आपने अगर बुक पढ़ी है या आपने इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे होंगे, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कोरल रीफ। तो कोरल रीफ में एक बहुत अगर बेसिक में डेफिनेशन आपको बोलूं तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें एक पॉलिप होता है और एक जूजैंथले होता है। जूजैंथले इज बेसिकली योर एल्गी, ठीक? दिस इज जूजैंथले। और एक हो गया पॉलिप जो कोरल होता है विच इज बेसिकली जो कैल्शियम के जो एक्रेटेशंस होते हैं विच सॉलिडिफाइज एंड इट बिकम्स द कोरल। तो यहाँ पे अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, हमने म्यूचुअलिज्म के बारे में पढ़ा था ना। तो म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोटिक एक एसोसिएशन जो होता है जिसमें बोथ द स्पीशीज आर हेल्प्ड, राइट? सो दिस इज वन ऑफ दो स्पीशीज। और देखो अब कोरल्स की इन जनरल व्हाट इज टू नो अबाउट द कोरल्स? पहली बात, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड द कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, इसीलिए इट्स सेड कि बहुत यू हैव टू कंजर्व एंड सेव दीज कोरल्स। अदरवाइज जो मरीन प्रोडक्टिविटी है और मरीन इकोसिस्टम में जो लाइफ है दैट इज गोइंग टू बी सीवियरली इंपैक्टेड इफ द कोरल्स आर नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट? और कोरल्स लाइक एक सवाल ये भी आता है कि इन जनरल क्या वो कोल्ड वाटर्स में मिलते हैं या फिर सिर्फ वो ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं? सो आई थिंक यूएनईपी ने एक रिपोर्ट में बोला था कि देयर आर मोर कोल्ड वाटर कोरल्स वर्ल्ड वाइड than the tropical reefs, right? This is one of the statements which was made. तो अभी हम एक तरह से we are going to quickly solve our question. It says that there are more number of cold water coral reefs than the total number of tropical reefs. This I already told you. This was mentioned in the UNEP's report. This is the correct statement, absolutely correct. Second is saying कि corals are slow growing colonies of animals and zooxanthellae are fast growing plants. Now this is also correct, right? कि कोरल में जो कोरल है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोरल में जो कैल्शियम की जो सिक्रीशंस होती हैं उसमें इट टेक्स टाइम, वो एक्यूमुलेट होता है, एक्रेटेशन होता है प्रोसेस,
and zooxanthellae, it's a fast growing plant. Absolutely correct. Or the next statement says coral reefs are found in Gulf of Mannar and Lakshadweep Islands only, right? तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इंडिया में बेसिकली देयर आर 4 मेन रीफ रीजन्स. अंडमान एंड निकोबार हो गया, लक्षद्वीप है, गल्फ ऑफ मन्नार है और गल्फ ऑफ कच्छ, राइट? तो आप बोथ मैंग्रोव्स का और बोथ कोरल रीफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन वी शुड हैव दैट इन अवर माइंड. आई जस्ट अगेन रिपीट. तो it's Andaman and Nicobar, you can totally understand Lakshadweep and Gulf of Mannar and Gulf of Kutch, right? So this is what is related to corals. और अभी coral से related there are more questions which we are now going to practice. See, अब देखो क्या पूछा गया है, which can be termed, कौन से ऐसे causes हैं which can be termed for coral bleaching, right? अब इस particular case में there are a lot of concepts which are involved, right? तो इसमें क्या देखो क्या लिखा है, सोलर इरेडियंस, फ्रेश वाटर डाइल्यूशन, जीनोबायोटिक्स, एपिजोटिक्स एंड एलियन स्पीशीज का इन्वेजन. तो देखो अभी हम क्या बात करें, कोरल ब्लीचिंग. कोरल ब्लीचिंग, व्हाट डज इट लुक लाइक? दिस इज एन एग्जांपल. दिस वाज बेसिकली कलर्ड कोरल, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, यूट्रोफिकेशन, ये बाकी सारी चीजों से पूरी तरह से दिस हैज बिकम ब्लीच्ड. ब्लीच होने से क्या हो रहा है, जो एल्गी था उसके अंदर, दैट इज लाइक वो पूरी तरह से इट हैज बीन कंज्यूम्ड एंड इट इज नॉट देयर. तो यहाँ पे जो बाकी जो आपके ऑर्गेनिजम्स है विच आर डिपेंडेंट ऑन दीज, तो पूरी तरह से द होल इकोसिस्टम, द होल मेरीन इकोसिस्टम इज गोइंग टू गेट इंपैक्टेड, राइट? अब देखो अब हमने क्या क्या बात करी है, सोलर इरेडियंस. सबको एक एक लाइन में देख लेते हैं कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज, राइट? तो सोलर इरेडियंस क्या है कि अगर जो भी आपके समर मंथ्स है तो उसमें जो आपके इरेडियंस है लाइक सोलर जो एक तरह से एक्सपोजर है दैट इज इंक्रीजिंग. तो जो भी एक तरह से जो भी आपके शैलो लिविंग कोरल्स हैं और जो एक्सपोज्ड कॉलोनीज है, तो जब वहां पे काफी डिफरेंस जब आ जाता है, सो उसमें भी देखा गया है दिस लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग. दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स, राइट? क्योंकि जो आपके शैलो वाले कोरल्स हो गए, जो ऊपर हो गए, या इन जनरल जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी है दैट इंपैक्ट्स. फ्रेश वाटर डाइल्यूशन में आप ये सोच सकते हो कि देखो जो स्टॉर्म से एक तरह से स्टॉर्म में जो रेनफॉल हो रही है और कोई भी रन ऑफ हो रहा है, तो द मोमेंट आपका फ्रेश वाटर इज गेटिंग डाइल्यूटेड एंड अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर कमिंग, so this is going to lead to coral bleaching, which is basically understood. तो 1 and 2 तो होना ही चाहिए, so this means this cannot be our answer, right? अभी फिर देखते हैं स्टेटमेंट 3 which is xenobiotics and the fourth is epizootics. तो देखो जो zooxanthellae है जब अपना कलर लूज कर रहा है उसमें बहुत केमिकल से कंटेमिनेंट्स आते हैं. तो जब हाई कंसंट्रेशन ऑफ xenobiotics होती है तो एक तरह से जो ब्लीचिंग है, तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज केमिकल्स, जैसे इसमें क्या हो गया, कॉपर है, हर्बिसाइड है, तो जो केमिकल्स हैं सारे दिस इज रिलेटेड टू द xenobiotics. तो दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग, ये होता है इसमें, राइट? उसके बाद क्या हो गया, एपिजोटिक्स. तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे प्रोटोजोआ हो गया, कोई ऐसा हो गया लाइक, क्योंकि एपिजोटिक्स में जू से रिलेटेड आप समझ सकते हो व्हाट इज इट अबाउट. सो दीज ऑल्सो कोई भी मान लो कोई सॉफ्ट टिश्यू हो गया या समथिंग, कोई और ऑर्गेनिज्म है, सो दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू कोरल ब्लीचिंग बाय कंज्यूमिंग द कोरल, राइट? तो उसमें कोई पैच आ जाएगा, कोई वॉइड कॉलोनी बन जाती है, राइट? तो ये पूरी तरह से इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देम. अब लास्ट जो चीज है, यू माइट बी टेम्पटेड कि शायद ये भी हो सकता है, पर देखो एलियन स्पीशीज का एक तरह से कोई डायरेक्ट रोल नहीं है कि एलियन स्पीशीज का इन्वेजन हो रहा है, सो वी आर हैविंग कोरल ब्लीचिंग. इट्स बेसिकली अगर लार्जली हमसे पूछा जाएगा, so we'll mark 1 2 3 and 4. So the answer for this is this, right? 1 2 3 4 है. alien species का you don't have that particular की species आई invade करी, because in general alien species को we can think of it in terms of अगर which is introduced either artificially or through a man-made intervention, and वहाँ पे कोई drastic कोई decrease हो रहा है, या फिर alien जो alien species है, like it is like doing that. अब यहाँ पे एक और चीज है, इन्वेसिव स्पीशीज इज डिफरेंट एंड एलियन स्पीशीज इन्वेजन इज डिफरेंट, राइट? तो जो एलियन इन्वेसिव स्पीशीज यहाँ पे आ रही है इन जनरल, तो वो एक तरह से देयर इज मतलब दिस इज फिनोमेना इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, राइट? नाउ वी मूव टू विंटर किल. व्हाट इज विंटर किल अबाउट?
दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर बुक, बट इन केस आपने इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो, देन व्हाट इज इट अबाउट? देखो, विंटर किल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये वो कंडीशन है जहां पे जो वाटर बॉडी है इट इज शैलो, और यहाँ पे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है, राइट, एंड द फिशेस डाई। तो इन केस देखो, और हो क्या रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे भी एक आइस की लेयर ऊपर आ सकती है ऑन टॉप ऑफ वाटर, या फिर फोटोसिंथेसिस या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी रुक जा रही है, और फॉर एग्जाम्पल यूट्रोफिकेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जहां पे यू हैव अ लेयर ऑफ एल्गी ऑन टॉप ऑफ वाटर, राइट। तो उसकी वजह से बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ दैट, दिस इज योर बेसिक टॉप लेयर, यहाँ पे समथिंग इज हैपनिंग सो दैट द रेडियंस या सनलाइट इज नॉट एबल टू प्रॉपरली पेनिट्रेट, ठीक। तो उस चक्कर में बिकॉज इट्स नॉट एबल टू डू सो, जो हमारा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन ऑक्सीजन अबिलिटी योर फिशेस आर गोइंग टू डाई। तो दिस इज बेसिकली नोन एज विंटर किल। नाम ही आसान है, किल से आप समझ सकते हो इट्स रिलेटेड टू डेथ, एंड विंटर व्हाई, सो यू कैन आल्सो थिंक ऑफ आइस की एक तरह से ना लेयर जम जा रही है विच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग बोथ द सनलाइट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं जोन्स पूछे गए हैं हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम में, राइट। तो उसको एक बार समझने से पहले लेट्स आई विल क्विकली ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। तो देखो यहां पे एक हो गया लिटोरल जोन। लिटोरल बेसिकली मतलब होता है वो थोड़ा सा लैंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक ये एक लिटोरल जोन हो गया। यहां पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर दे रहा हूं फॉर बाइफर्केशन। देन यू हैव एन लिम्नेटिक जोन, फिर होता है प्रोफंडल जोन, एंड देन यू हैव द बेंथिक। बेंथिक हमने अभी बेंथोस अलग से भी देखा, तो बेंथिक जोन इज द बॉटम मोस्ट पार्ट, राइट। तो अब इसमें भी दो और चीजें होती हैं, वो आपको नाम से पता चल जाएगा। यू हैव योर फोटिक जोन्स एंड यू हैव अफोटिक जोन्स, ठीक। अफोटिक जोन्स नाम से पता चल रहा ए आ गया है, तो इट मींस यहां पे लाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ द लाइट इज पेनिट्रेटिंग, लिटोरल जोन्स में यू आर गेटिंग सम लाइट, लिम्नेटिक में इट इज गोइंग टू रिड्यूस, प्रोफंडल में इट्स इवन लेस, एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो रिड्यूसिंग एज यू गो डाउनवर्ड्स, ठीक। तो यहां पे अब फोटिक जोन क्या हो गया? फोटिक जोन इज समथिंग जहां पे लाइट की अवेलेबिलिटी इज अबंडेंट, इट इज बेसिकली फाउंड इन द टॉप लेयर्स ऑफ द वाटर या द ओशन इकोसिस्टम, ठीक। तो ये हो गया, और इसको एक तरह से अपर लेयर हो गई आपकी एक्वेटिक सिस्टम की, जहां पे लाइट पेनिट्रेट कर रही है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी यहीं तक कंफाइंड होती है, एटलीस्ट इन द फोटिक जोन। और इसमें लाइक यू कैन आस्क लाइक इसकी डेप्थ कितनी होती होगी? तो देखो यहां पे डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। वाटर कितना ट्रांसपेरेंट है, विच इज डिपेंडेंट ऑन कितना न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हुआ है, कितना पोल्यूशन लेवल है, राइट। सो दिस यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड। व्हाट इज देन अफोटिक सिस्टम? अफोटिक सिस्टम इज बेसिकली जो लोअर लेयर्स होती हैं, तो यहां पे लाइट का पेनिट्रेशन कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट एडिक्वेट फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, सो द प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड इन दीज रीजन्स, राइट। तो यहां पे सिर्फ एक तरह से रेस्पिरेशन एक्टिविटी हो पा रही है, फाइन। सो आई होप आप इतना समझ पाओगे। और जो डीप एक तरह से ना ये है ना प्रोफंडल रीजन, तो दिस इज वन ऑफ द डीप रीजन्स, अनलिट रीजन्स एक तरह से ना, दिस इज अनलिट एंड दिस इज बिफोर योर बेंथिक रीजन, राइट। तो ये इतना आपने समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई टू आंसर अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस नॉलेज। पहला क्या बोल रहा है आपको स्टेटमेंट? इन फोटिक जोन्स द डेप्थ डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर, फाइन। और देखो एक और चीज देख लो ध्यान से, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहली बात दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन अफोटिक जोन इज अ रीजन ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन। हमने देखा कि यहां पे इस एरिया में रेस्पिरेशन होता है, राइट। तो ऑक्सीजन जो भी है एक तरह से इट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। The third statement says photic zone is also known as profundal zone. This is wrong. So this is our answer. And the photic zone, it's actually a photic zone, which is known as profundal. हमने अभी एक तरह से डायग्राम में भी देखा, your littoral, limnetic, profundal. तो प्रोफंडल जो अनलिट, जहां पे लाइट कम या ऑलमोस्ट नहीं आती है, तो यहां पे ही एक तरह से दिस इज द रीजन विच इज नोन एज प्रोफंडल, राइट।
तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो रेस्पिरेशन एक तरह से ना इट अकर्स एट ऑल द डेप्थ्स। तो जो अफोटिक जोन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन वाला ही जोन होता है। तो अगर इन केस यू हैव अ डाउट, सो एक तरह से यू आर गेटिंग अ न्यू इंफॉर्मेशन कि ऑक्सीजन कंजम्पशन क्या होता है, राइट। तो अफोटिक जोन रेस्पिरेशन से आप याद रखोगे उसको, राइट। नाउ नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है, अरेंज करना है हमें स्टेटमेंट्स को एज पर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के डिग्रेडेशन में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसके टर्म्स में वी नीड टू अरेंज। तो देखो यहाँ पे आप अनॉक्सिया कंडीशन है, एल्गल ब्लूम है, रन ऑफ है, तो आपको शायद यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक सीक्वेंस पूछा गया है कि ओके इफ दिस इज हैपनिंग देन दिस देन दिस देन दिस देन दिस, राइट। तो एनॉक्सिया जो कंडीशन होती है, दिस इज अ कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज्यादा इट डिक्रीजेस। दिस इज बेसिकली एरिया विच इज डिवॉइड, जहां पे ऑक्सीजन नहीं रहती है। तो ये तो नहीं हो सकता स्टार्टिंग में, राइट। तो ये होगा क्या, मेरे लाइक ये होना चाहिए एंड में। वाई? बिकॉज समथिंग विल लीड, हो सकता है एग्रीकल्चर रन ऑफ हो, ह्यूमन एक्टिविटीज हो, सो इतनी जब एक्टिविटीज होंगी देन वी विल लीड टू एनॉक्सिया, बिकॉज दिस इज एन एक्सट्रीम कंडीशन। तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप ऑप्शंस में देखो वन लास्ट पे कैसे है, इन दोनों ऑप्शंस में है। अब देखो एक 5 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम लोग इसी को ही अरेंज कर लें तो देन वी विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब देखो जो स्टेप 1 होता है डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक सिस्टम की बात में, तो स्टेप 1 इज बेसिकली द एग्रीकल्चरल रन ऑफ या फिर अनट्रीटेड सीवेज। स्टेप 2 क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन टू द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, राइट। स्टेप 3 इज व्हाट, न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन एंड एनरिचमेंट, राइट। तो सबसे पहले आएगा 5, और स्टेप 4 क्या हो गया, जैसे इट्स ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गे। स्टेप 5 इज एल्गल ब्लूम। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं विच यू कैन रिमेंबर। अगर नहीं भी रिमेंबर कर पा रहे हो, सो एक बेसिक एक बार आप सोच लो, राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन ऑफ टू द एनॉक्सिया कंडीशंस, जो जो स्टेप आएंगे उसको हम लॉजिकली अरेंज कर देंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस में यू आल्सो डोंट नीड टू रिमेंबर या क्रैम थिंग्स। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फाइन। नेक्स्ट हम आते हैं, अब देखो ये हमने, दिस इज कॉल्ड हार्मफुल एल्गल ब्लूम। सी अभी हमने वी हैव डिस्कस टू एटलीस्ट 3 लिंक्ड कॉन्सेप्ट। कौन से? हमने यूट्रोफिकेशन देखा है विच इज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, वी हैव सीन रेड टाइड, एंड नाउ वी हैव सीन HABs, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, विच बेसिकली मीन्स कि कुछ रेड टाइड्स ऐसे भी होंगे जो हार्मफुल नहीं है। तो देयर आर सम एल्गल ब्लूम्स एंड देन देयर आर सम हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। तो एक स्लाइट डिफरेंस है दोनों में। अब इसको देखते हैं। When see क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है, इट आस्क अस टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। फाइन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पीपल कैन बिकम सिक व्हेन दे ब्रीथ एरोसोलाइज्ड HABs टॉक्सिन्स नियर द बीच। बिल्कुल सही है। इट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू नो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट या एक तरह से पोल्यूशन हो गया है, विच इज वाई जो टॉक्सिन्स है उनका एरोसोल या एयर वाले फॉर्म में व्हेन यू आर ब्रीदिंग देम, सो यू आर गोइंग टू गेट सिक। बहुत नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, अगर आप इसमें हल्का सा भी कॉमन सेंस लगाओगे यू आर गोइंग टू गेट इट राइट। करेक्ट पूछा है, सो अवर आंसर हैज टू बी बिटवीन दीज टू, राइट। ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, व्हाई? बिकॉज वन इज करेक्ट। अब 50-50 है। दूसरी चीज क्या है, दे कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज फिशिंग इन एरियाज विद लो प्रोडक्टिविटी। ओके। और थर्ड स्टेटमेंट देखो, HABs कैन रिजल्ट इन डेथ ऑफ मरीन एनिमल्स एंड सीबर्ड्स अलॉन्ग विद ऑल्टरेशन ऑफ मरीन हैबिटेट। पहली बात, बिकॉज दिस हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये डेथ होगी मरीन एनिमल्स की एंड सीबर्ड्स की, और जब इनकी डेथ होगी सो द ओवरऑल इकोसिस्टम या जो ओवरऑल मरीन इकोसिस्टम है वहां का कॉन्फ़िगरेशन, इंटरैक्शन एंड अलाइनमेंट विल चेंज। क्यों? क्योंकि इफ देयर आर सम यूजफुल एनिमल्स व्हिच आर डाइंग, तो उनका ना पूरा इंटरैक्शन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर अपना हो जाएगा 52 का बी, विच इज 1 and 3। और इसमें क्या लिखा गया है कि एंड बिकॉज सी ये पूरी तरह से यू नीड टू थिंक दिस इज एन एनवायरमेंटल हजार्ड, राइट। जब ये एनवायरमेंटल हजार्ड है तो यहाँ पे फिश, बर्ड्स, मरीन लाइफ, ह्यूमंस, इट इज इंपैक्टिंग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, राइट। तो दिस इज थिंग। और दूसरी बात ये देखो,
इस पे क्या लिखा है, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज फिशिंग इन एरियाज। तो ये तो दिस वुड हैव हैपेंड अगर ये कोई अच्छा यूजफुल कॉन्सेप्ट होता कि यहाँ पे फिशिंग बढ़ जा रही है। यहाँ तो उल्टा केस होगा कि कॉमर्शियल या जो रिक्रिएशनल फिशिंग टूरिज्म कोई भी चीज है वो यहाँ डिक्रीज हो जाएगी इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। तो ये आप बिकॉज इफ आपने सिर्फ अगर हार्मफुल वर्ड पे नोटिस किया है तो आप सेकंड स्टेटमेंट को तो आप ऐसे ही हटा दोगे, ठीक। सो दिस इज हाउ यू एड्रेस दिस। एंड नाउ अब देखो लेक और वेटलैंड्स पे आते हैं। और जब आप ये आए तो अगेन गो बैक टू अवर प्रीवियस कोर्स क्लासेस। हमने यहां पे बात करी हुई है लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम्स की। आपको याद आ रहा है? इन केस यू आर नॉट एबल टू रिकॉल प्लीज गो बैक एंड सी दोज लेक्चर्स कि लेक अगर स्टैंडिंग कोई इकोसिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड इफ इट इज अ मूविंग इकोसिस्टम व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। अब देखो लेक और वेटलैंड के बीच का डिफरेंस एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। एंड दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वे टू रिमेंबर अ डिफरेंस, राइट। यहां पे एक तरह से यू हैव 4 स्टेटमेंट्स। इन 4 स्टेटमेंट्स को जब हम अरेंज करेंगे सो वी विल बी एबल टू लाइक प्रॉपर्ली गेट थ्रू द आंसर, राइट। अब देखो यहां पे एक वर्ड आ गया है, शायद you might find this word a little tricky. It says the littoral and the pelagial ratio. Littoral मैं आपको बहुत सिंपल टर्म से बताऊं, littoral is basically related to land. Pelagial का मतलब होता है it's related to water या ocean. तो land to ocean का रेशियो लिखा गया है is large in lake while it is small in case of wetlands. Again, please be very alert. यहां पे हमसे क्या पूछा गया है, it is asking us कौन सी चीज इनकरेक्ट है। तो देखो आप जस्ट थिंक ऑफ अ लेक एंड साइड बाय साइड थिंक ऑफ अ वेटलैंड। तो लैंड और ओशियन का जो रेशियो होता है, राइट, तो लेक ये वाला रेशियो इट्स एक्चुअली वेरी स्मॉल इन अ लेक। मैं यहां पे अलग से भी लिख देता हूं, दिस इज योर लिटोरल, आई एम जस्ट राइटिंग अ लिटोरल रेशियो बट दिस इज लिटोरल दिस रेशियो। यहां पे मैं लेक लिख रहा हूं, यहां पे मैं वेटलैंड लिख रहा हूं, ठीक। तो इनका रेशियो फॉर अ लेक ऑफ कोर्स ये यहां पे स्मॉल होता है। इन केस ऑफ वेटलैंड इट्स लार्ज। वेटलैंड से आपको बेसिकली यू आर नोइंग कि वेटलैंड में बिकॉज इट इज हैविंग डिफरेंट इकोसिस्टम्स एज वेल, इट्स अ जोन, इट्स अ वेरी हाईली प्रोडक्टिव जोन, राइट। और यहाँ पे जो लैंड और ओवरऑल जो ओशन का इकोसिस्टम का सबमर्जेंस और जंक्शन यहाँ पे लार्ज है। तो लैंड और पेलेजियल रेशियो भी लार्ज होगा इन केस ऑफ अ वेटलैंड। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। इफ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट आवर आंसर हैज टू बी आइदर ए और सी। फाइन, इतना तो आप एलिमिनेशन करके समझ ही गए हो। तो 2 भी गलत ही है, पर हम एक बार 2 को देख लेते हैं। इट सेज वर्टिकल मिक्सिंग इन केस ऑफ लेक इज रेगुलेटेड बाय विंड, इन केस ऑफ वेटलैंड इट इज रेगुलेटेड बाय हीट, ठीक। तो इसमें अगेन द स्टेटमेंट हैज बीन ट्विस्टेड। जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है इन केस ऑफ अ लेक इट इज थर्मली रेगुलेटेड, यहां पे थर्मली होती है, वेराज इन केस ऑफ वेटलैंड ये विंड की तरह से होती है, ठीक। तीसरी चीज क्या पूछी है, इन फॉर अ न्यूट्रिएंट साइकिल माइक्रोबियल लूप्स आर लेस इंपॉर्टेंट इन लेक while in case of wetland it is dormant. Okay, now this is a decent statement, इसमें कोई ऐसा ट्रैप नहीं है। अब 4th स्टेटमेंट पे आओ आप। इट सेज लेक्स आर मोस्टली यूट्रॉफिक whereas the wetland is oligotrophic। यहां पे ट्रॉफिक स्टेटस इन्होंने चेंज कर दिया है। ओलिगोट्रॉफिक बेसिकली, ओलिगो का मतलब हुए लो और यूट्रॉफिक का मतलब जहां पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है, ठीक। तो ये अगेन स्टेटमेंट इसको आपको ट्विस्ट कर दिया गया है, राइट। मैं आपको यहां पे अलग से लिख देता हूं। सी यहां पे दिस इज ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगो का मतलब ये होता है लेस, इसको आप वैसे यहां से कर सकते हो ओलिगार्की, मतलब पावर शेयर्ड बिटवीन वेरी फ्यू पीपल, ओलिगार्की हो गया। तो यूट्रॉफिक, यूट्रोफिकेशन से आप याद कर लो, विच मीन्स इट्स यहां पे देयर इज एन अबंडेंस या फिर ओवर सिक्रीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ओवर एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वहां से आप याद कर सकते हो। सो अगेन यहां पे अगेन दिस हैज बीन ट्विस्टेड। तो एक बार हम फटाक से रिकैप कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेक्स एंड वेटलैंड्स। देखो पहली बात तो ओरिजिन जो होती है लेक की वो बहुत तरीकों से हो सकती है, वेयर एज इन केस ऑफ वेटलैंड इट इज बेसिकली फ्लूवियल या जियोमॉर्फिक। दूसरा क्या है, जो वाटर लेवल का चेंज होता है फॉर अ लेक वो बहुत थोड़ा सा होता है,
whereas in case of wetland it's very large, right? अब अगेन लिटोरल पेलेजियल रेशियो, अभी हमने बात करी लैंड टू ओशन रेशियो, इट इज स्मॉल फॉर अ लेक, whereas वेटलैंड के लिए इट इज लार्ज। और वर्टिकल मिक्सिंग जो हो रही है फॉर अ लेक इट इज रेगुलेटेड बाय हीट, whereas in a wetland it's regulated by wind। और लास्ट जो आपका लेक है दैट इज ओलिगोट्रॉफिक, जो ट्रॉफिक स्टेटस है, whereas इट इज यूट्रॉफिक फॉर अ वेटलैंड। फाइन, यूट्रॉफिक हमने बात ही कर ली, दोनों में डिफरेंस देख लिया। तो ये दोनों टर्म्स में, इन सारे टर्म्स में जो भी लाइक वॉट एवर इज द डिफरेंस वी शुड नो, जो भी माइन्यूट डिफरेंस है विच इट इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट। नाउ अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द टर्म्स, हो सकता है लाइक यहाँ पे अभी हम इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर रहे हैं, एंड बिकॉज कोस्टल या मरीन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स आर इंपॉर्टेंट, सो दिस कैन कम एज अ क्वेश्चन, और इसको हो सकता है ईयर के साथ अरेंज कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम क्विकली विल जस्ट सी। तो देखो जो सबसे पहले है जो अपने कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम है, तो दिस स्टार्टेड गेटिंग इंप्लीमेंटेड इन 1991। 1991 में आपकी बीओपी क्राइसिस हुई। दिस वाज आल्सो द टाइम वेयर इन द फॉल ऑफ यूएसएसआर, ऑलमोस्ट उसी समय वो सारी बातें चल रही थी। तो या तो आप इसको बीओपी से याद कर लो कि को मैप्स इज रिलेटेड टू बीओपी। दूसरा क्या है, लैंड ओशन इंटरेक्शन इन द कोस्टल जोन, ये नाउ दिस वाज लॉन्च्ड इन 1995। और ये नाम जो इनके हैं दीज आर लाइक वो वेरी खुद ही से एक्सप्रेसिव है, लाइक उसकी मीनिंग दीज आर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको समझ आ जाएगा इनका नाम पढ़ के कि ठीक है इसमें क्या हुआ होगा। देन इंटीग्रेटेड कोस्टल मरीन एरिया मैनेजमेंट, राइट, ये आया 1998 में। एंड सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट सीकॉम, ये दिस इज समथिंग विच ये शायद आपने सुना होगा इन सम क्वेश्चंस और इन योर बुक। दिस वाज 2010। अब ये एक बड़ा नेशनल इनिशिएटिव है विच इज हैपेंड। अब नाउ हाउ टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, पहली बात नाउ यू नो 4 डिफरेंट तरह के इनिशिएटिव्स, आइदर यू कैन राइट इन योर मेंस आंसर्स। आप जीएस3 में एनवायरमेंट में लिख रहे हो वहां लिख लो, आप ऐसे या एनवायरमेंट कहीं पे भी कुछ लिख रहे होगे रिलेटेड टू मरीन प्रोटेक्शन, यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट, राइट। और तो इसको याद करने के लिए आई थिंक 2 थिंग्स यू कैन रिमेंबर कि को मैप्स इसको बीओपी से लिंक कर दो, को मैप एंड बीओपी, एंड सीकॉम को 2010 से लिंक कर दो आप, ठीक, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। फाइन, उसके बाद देखो अब अगेन ये हमने करा हुआ है नेक्टॉन प्लैंकटन बेंथोस, फिर से आ गया। इस बार क्या हुआ है, आपको एक तरह से मैच करना है ऑर्गेनिज्म को उसके अकरेंस के साथ, ठीक। तो एक बार अगर हम लोग क्विकली रिकैप कर लेते हैं, जैसे हमने जो पूरा अपना एक तरह से एरिया बनाया था, तो देखो सबसे एक तरह से फाइटोप्लैंक्टन कौन हो गए या प्लैंक्टन, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक। उसके बाद न्यूस्टॉन क्या है, न्यूस्टॉन हमने अभी देखा था, जो एयर वाटर इंटरफेस पे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो न्यूस्टॉन होते हैं। फाइन, फिर उसके बाद पेरीफाइटॉन, पेरी मैंने बोला पेरीफेरीज याद करो, क्लिंग विच अटैच देमसेल्व्स, ठीक, तो पेरीफाइटॉन हो जाएंगे जो किसी के साथ चिपक जाएंगे या अटक जाएंगे, राइट। तो उसके बाद ये हो गया। फिर नेक्टॉन होंगे विच आर फ्रीली मूविंग स्विमर्स। बेंथोस ये जो सबसे नीचे एक तरह से लाई करने वाले हैं। फाइन, तो ये आपका पूरा एक तरह से ना वी हैव अंडरस्टूड किस चीज को किस तरह से हम लोग को सेट करना है। फाइन, तो अब इस सवाल में जो आपकी जैसे फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, ठीक, तो फ्लोटिंग प्लांट्स हैज टू बी न्यूस्टॉन, तो 5 का तो डी होना चाहिए, है ना। हमने अभी बात करी न्यूस्टॉन, दे लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं सो दैट यू रिमेंबर। देखो दीज आर क्रस्टेशियंस, बिकॉज आप में से कुछ लोग को शायद अच्छे से नहीं पता होगा बेसिक बायोलॉजी में। क्रस्टेशियंस में आप मेरे से पूछ सकते हैं कौन है, जैसे क्रैब, ठीक, लॉबस्टर्स हो गए, ठीक, दीज आर द एग्जांपल्स। दूसरा क्या है जो यहाँ पे आपने शायद फिश आपको सबको पता है, एल्गी भी आपको सबको पता है, मजल्स, तो ये हैं मजल्स आपके, ये अपने शेल्स में रहते हैं, इफ यू आर एबल टू सी इन द इमेज। और ये इमेजेस वी आर सीइंग देम जस्ट सो दैट आपको ओवरऑल जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा अच्छे से लाइक बना रहेगा, राइट। तो देखो मजल्स हैं, दीज आर बेसिकली बेंथोस से सबसे नीचे पाए जाते हैं, राइट। उसके बाद क्या है, अभी हमने न्यूस्टॉन देख लिया, फ्लोटिंग प्लांट्स हो गए, बेंथोस देख लिया। अब नेक्टॉन है, राइट। नेक्टॉन मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर योर फ्री फ्लोटिंग स्विमर्स, तो नेक्टॉन हैज टू बी फिश,
या ब्लू व्हेल या इस तरह से जो होंगे, ऑक्टोपस, शार्क्स, मरीन एनिमल्स, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड फॉर एग्जांपल व्हेन आई सेड शार्क बिकॉज शार्क टैंक इज वेरी लाइक पॉपुलर राइट नाउ, सो एटलीस्ट शार्क्स के बारे में फ्रॉम एन इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव प्लीज लाइक रीड इट प्रॉपरली। फाइन। अभी देखो, अब नेक्स्ट हम आते हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी स्टेम्स या रूट के साथ लग जाते हैं। तो दीज आर योर सेसाइल एल्गी, ये हो गए पेरीफाइटॉन आपके। फाइन। और क्रस्टेशियंस की बात करें तो ये बेसिकली प्लैंकटन है। प्लैंकटन में मैंने आपको क्या बोला, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हो सकते हैं जैसे एल्गी, जैसे वो हो गए फाइटोप्लैंक्टन। एनिमल जैसे कि क्रस्टेशियंस या प्रोटोजोआ, इनको बोलेंगे जू प्लैंक्टन। फाइन। तो आप, आई थिंक आप इसको मैच कर पाओगे, और अगर आपको डेफिनेशंस पता है इन सब की और उसमें आपने एक या दो भी मैच कर लिए तो आप पूरी तरह से आप आंसर पे आ जाओगे। यहां पे आंसर इज डी, 1 का बी क्रस्टेशियंस इज प्लैंक्टन, 2 का ई सेसाइल एल्गी इज पेरीफाइटॉन। फाइन। फिश इज योर नेक्टॉन, 3 का ए, 4 इज मसल्स, हमने बात करी मसल्स इज योर बेंथोस, एंड 5 फ्लोटिंग प्लांट्स इट्स न्यूस्टॉन। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, एंड आई थिंक दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये बोल रहा है हमसे व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग अविरल धारा। तो देखो, इट्स रिलेटेड टू ऑफ कोर्स द नमामि गंगे और जो ओवरऑल गंगा क्लीनिंग पे बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे आई क्विकली टेल यू देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, वन इज निर्मल धारा एंड द सेकंड इज अविरल धारा। एक बार उसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। दिस इज योर नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक। एक हो गया निर्मल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, देखो ये मेंस में तो आ ही सकता है, प्रीलिम्स में भी इन सम फॉर्म दिस कैन कम, राइट। एंड दिस इज अविरल धारा, सो वी नीड टू नो द डिफरेंस। तो निर्मल धारा में यहां पे सस्टेनेबल, जस्ट अ सेकंड सॉरी, या तो यहां पे सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट हो रहा है निर्मल धारा में, म्यूनिसिपल सीवेज मैनेजमेंट। फाइन। अविरल धारा में क्या हो रहा है? अविरल धारा में वी आर हैविंग जो रिवर रेगुलेटरी जोन्स हैं वो बन रहे हैं गंगा के बैंक पे। सो आप एक तरह से रेगुलेटरी भी, अगर आपको याद हो गया कि अविरल एंड रेगुलेटरी, उतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। रेगुलेटरी जो जो जोन्स हो गए, एंड दिस इज ओवरऑल रिलेटेड टू नमामि गंगे, जहां पे गंगा के रिजुविनेशन की बात हो रही है, और यहां पे एक पूरा कॉन्क्रीट प्लान बनाया जा रहा है। जैसे आपकी जो रिवर फ्रंट्स हैं उसको भी और एक तरह से मॉडर्नाइज, एक तरह से अच्छा करा जा रहा है, एंड इट्स बीइंग डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ घाट्स। और जो रिवर फ्रंट्स कहां कहां पे, केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, बनारसी एटसेट्रा, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प। देखो अविरल धारा में आपका रेगुलेटरी जो चीज होगी, जोन्स बन रहे हैं, ऑल्सो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स हो गए, रेस्टोरेशन हो रहा है वेटलैंड्स का, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो बेसिकली इफ द आंसर, आप इसको देखो एक बार, तो देखो सस्टेनेबल म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट मैनेजमेंट है, दिस इज रिलेटेड टू निर्मल। फाइन। अविरल वाले में हो जाएगा इट्स स्टेटमेंट नंबर 3, एनफोर्सेस रिवर रेगुलेटरी जोन्स ऑन गंगा बैंक्स। फाइन। तो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। अब एक बार हम हर सीरीज में जस्ट व्हेन वी आर डन विद द क्वेश्चंस हम एक क्विक रिकैप करते हैं, सो दैट वी विल जस्ट सी हमने कितना व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स वी कवर्ड टुडे। फाइन। सो देखो, पहली बात हमने देखा एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, वी लर्नड अबाउट न्यूस्टॉन, नेक्टॉन, पेरीफाइटॉन, बेंथोस, प्लैंक्टन, और आई होप अब आपको ये सारे के सारे टर्म्स आपकी फिंगर टिप्स पे होंगे। फाइन। डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करी हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में जाना, यूट्रोफिकेशन के बारे में देखा, वी आल्सो सॉ अबाउट रेड टाइड्स, हमने मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड्स पे कौन सी साइट्स थी, कौन सी साइट पहले थी, चिलिका लेक फॉर एग्जांपल, अब कौन सी साइट्स हैं, इट्स रिलेटेड टू वेटलैंड, हमने ये देखा, राइट। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड देखा, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हमने ये देखा, राइट। एस्चुरीज के बारे में वी गॉट टू नो समथिंग, कैसे बनते हैं एस्चुरीज। देन मैंग्रोव इकोसिस्टम में ओवरऑल व्हाट इज विविपैरिटी, व्हाट इज न्यूमेटोफोर्स, अगेन वी डिस्कस्ड इट, बिल्कुल। कोरल रीफ्स के बारे में हमने और जाना कि इंडिया में ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग। फाइन। विंटर किल क्या होता है, देन वी आल्सो जो जोन्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के, वी आल्सो लर्न फोर्टिक जोन, एफोर्टिक जोन, प्रोफंडल जोन, बेंथिक जोन, ये भी हमने समझा। व्हाट इज द डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पूरा प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द एग्रीकल्चर रन ऑफ टू द एनॉक्सिया कंडीशन, हमने ये देखा।
Fine. Harmful algal bloom. Then we also learned about the difference जो भी लेक और वेटलैंड के बीच में है, राइट? उसके बाद हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा कोस्टल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स का. देन हमने ऑर्गेनिजम्स को उनके जोन्स एटलीस्ट उन टर्म्स में मैच किया. एंड आई थिंक आपको लाइक यू वुड हैव रियली एंजॉयड when you were matching this. And then last but not least, we also learned about Aviral Dhara, Nirval Dhara, and overall Namami Gange program. Fine. So I hope आप इस तरह से with so many questions, concepts and such interesting questions you are able to follow. आप जो concepts है book में उसको आप अच्छे से समझ रहे हो. And I also encourage you आप अच्छे से इसमें notes लीजिए. And if you have any questions, you can also mention in the comments. We are reading, and we at Sunya IS are always committed to aid your preparation. And in that context also, this we have this 3000 plus MCQs program जहाँ पे आप different subjects को your base book is covered through the best possible questions. And यहाँ पे भी like for in environment you have seen a lot of like this is the 4th chapter and quickly we'll cover all the important chapters. Similarly बाकी subjects भी हो रहे हैं. So I encourage you to please make the best use of it. आप इससे benefited हो. You get very confident in your prelims and you absolutely attack the paper and get the best possible result for you. So with that, I will now take your leave. I'll see you in the chapter number 5. Bye. Take care.